यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम कटरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वहाँ से माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाएंगे। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और इस पूरी यात्रा का आंखों देखा हाल हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप भी इस पुण्य यात्रा का आनंद लीजिए। अपने साथियों के साथ हम ट्रेन के अंदर हैं। दोस्तों, ये श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन है जो नई दिल्ली से शाम 7:05 से कटरा के लिए प्रस्थान करती है और कटरा प्रातः 6:10 के आसपास पहुंचती है। हम अब कटरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कोरोना के कारण कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को लाइन में लगकर अपना पहचान पत्र जो है वो चेक कराना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से माँ वैष्णो देवी पर्वत का विहंगम दृश्य। लोग बारी बारी से अपने पहचान पत्र चेक करा के स्टेशन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चलो जी, चलो चलो। और हमें अब आगे जाने का क्लियरेंस मिल चुका है। धीरे धीरे सभी साथी कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से हम लोग ऑटो या टैक्सी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सेंटर तक जाएंगे, जहां पर से हमें माँ वैष्णो देवी पर्वत पर चढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर हम अपना सामान वगैरह रख के नहा धोकर आगे की यात्रा यानी कि पर्वत पे चढ़ाई की यात्रा हम शुरू करेंगे। सुबह के तकरीबन 6:15 बजे हैं और माँ वैष्णो देवी पर्वत बहुत ही बेहतरीन तरीके से जगमगा रहा है। ये कटरा रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर कटरा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा की बेहतरीन और पुख्ता इंतज़ाम, साफ़ सफाई एकदम चकाचक। इसे देख कर के लगता है कि वास्तव में देश बदल रहा है। दोस्तों, अब हम ऑटो ले रहे हैं और यहाँ से फिर हम आगे ऑटो के माध्यम से जाएंगे। यहाँ एक ख़ास बात आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी ऑटो वाला आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर किराया फ़िक्स है जो कि 110 रुपये होता है। अब हम रजिस्ट्रेशन सेंटर की तरफ चल रहे हैं। जय माता दी। जय माता। हम अब करीब रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रिजर्वेशन काउंटर के पास। सामने आपको ये लाल चौक दिख रहा है और यहाँ से ही हम अब रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आ चुके हैं। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और बहुत ही सुविधा के साथ हम सब लोग रिजर्वेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हम रिजर्वेशन कराने के बाद फिर होटल जाएंगे और फिर वहाँ नहा धो करके जय माता माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है। एक एक व्यक्ति को बहुत ही बारीकी के साथ चेक किया जाता है। कोई भी यहाँ पर अवांछनीय व्यक्ति नहीं आ सकता है। उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अब हमने अपना आई कार्ड यहाँ पे बनवा लिया है, रिजर्वेशन करा दिया है। कुछ साथी अभी लाइन में लगे हैं। ये हमारा रिजर्वेशन हमें मिल चुका है और अब हम होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। उससे पहले देखेंगे कहीं पे कुछ चाय पानी यदि पीने की व्यवस्था हो तो वहाँ चाय पानी पिएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक दुकान पर जहाँ पे कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी चाय मिलती है। हालांकि मैं चाय का परहेज करता हूँ, पर साथी लोग हैं तो उनको चाय पीनी है, इसके लिए हम यहाँ रुके हैं। सामने माँ वैष्णो देवी पर्वत और अब थोड़ा सूर्य की जो रोशनी है वो भी आ चुकी है। लाइटें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। यहाँ से अब हम बिल्कुल पास में ही है होटल, वहाँ जाएंगे। तो ये रास्ता है जो अभी नया तैयार किया गया है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। सामने आप देख सकते हैं नीली चादर जो आपको दिख रही है। अभी 2 रास्ते विकसित किए गए हैं। एक पुराना वाला है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है और जो दूसरा रास्ता है जो सामने आप देख रहे हैं वो करीब 16 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार 2 रास्तों को पर्वत पे चढ़ने के लिए बनाया गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी मार्ग ले सकते हैं। ये सामने नया वाला रास्ता है और अब हम होटल से चलेंगे बाहर। हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम ऑटो पकड़ के फिर अपनी जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है पर्वत की वहाँ पहुँचेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो ऑटो हमने ले लिया है दोस्तों और हम ऑटो से अब जा रहे हैं प्रवेश द्वार की तरफ, जहाँ से हम
पर्वत की चढ़ाई शुरू करेंगे। और ऑटो चलाने का भी अपना ही आनंद है। तो पीछे साथीगण बैठे हैं और ऑटो चलाने का भी आनंद हम लोग ले रहे हैं। जय जय शेरों वाली माता। तो सामने खूबसूरत पर्वतमाला आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सन 1998 के बाद करीब 24 साल बाद यहाँ आया हूँ और मेरा अभी तक का अनुभव बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि हर तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई है और चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं, चाहे ऑटो वाले हों, बस वाले हों या रिजर्वेशन काउंटर हो, होटल्स हों, सभी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज हैं। और ताज्जुब होता है कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी यहाँ पे गंदगी का नामो निशान नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं भारत के लोग अब इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं और उसका आचरण करते हुए अपने देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें अपना रिजर्वेशन जो हमने कराया था कार्ड, वो चेक कराना है। ये पीछे तक आप देख सकते हैं भक्तों की लाइन लगी हुई है और धीरे धीरे करके सब लोग अपना कार्ड चेक करा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ले लिए मैंने। ये प्रवेश द्वार है माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। बहुत ही भक्तिमय माहौल और सभी लोग अब आगे बढ़ते हुए पर्वतमाला की चढ़ाई के लिए सब लोग अब उत्सुक। पीछे से कुछ साथीगण निकल करके आगे जा चुके हैं, तो अब हमें भी आगे की तरफ प्रस्थान करना है। तो दोस्तों, हमने जो औपचारिकताएं थी उसको पूरा कर लिया है और अब हम आ चुके हैं चढ़ाई करने वाले स्थान पर। यहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। कुछ साथी हमारे चलने में असमर्थ थे, तो उन्होंने घोड़े पर अर्धकुंवारी तक जाने का निश्चय किया है। तो आगे का सफ़र घोड़े के माध्यम से किया जाएगा, जो कि अर्धकुंवारी तक चलेगा। आइए सर। तो साथियों, घोड़े हमने ले लिए हैं और मैं यहाँ पर भी आपको बताता चलूँ कि इतने सारे घोड़े होने के बावजूद इस पूरे मार्ग में लगातार सफाई चलती रहती है और किसी भी प्रकार की जो गंदगी है उसको नहीं होने दी जाती है। तो सामने पर्वतमाला आप देख रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के करीब 8 बजे हैं। पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऊपर लोहे की छत
डली हुई है, जिससे कि बारिश होने की स्थिति में बचाव हो सके। इसके अलावा धूप से बचाव हो सके। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा करकट ना फैल सके। माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और उत्तम व्यवस्था इस स्थान पर की गई है। आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। कुछ श्रद्धालु चढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो कुछ श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके नीचे उतर रहे हैं। घोड़े बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं और अपनी एक लाइन में चलते हुए धीरे धीरे अर्धकुंवारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने हमारे साथी एडवोकेट सतीश और एडवोकेट गजेंद्र घुड़सवारी का आनंद लेते हुए माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यात्रा पैदल ही पूरी करनी चाहिए, परंतु कुछ परिस्थितियों में घोड़ों के द्वारा भी चढ़ाई पूरी करने की छूट ली जा सकती है। जैसा कि हमारे दो साथियों के पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जिस कारण से वो थोड़ा आराम करने का उन्होंने निर्णय किया और फिर घोड़ों के माध्यम से ऊपर चढ़ने के अपने प्रयास को फलीभूत किया। सूर्य देवता आप दर्शन दे चुके हैं पूरी तरीके से। धूप निकल आई है। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो, आगे वाले। क्या हुआ? थोड़ी सी एक्टिंग। साथियों, कुछ ही क्षणों में हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं और फिर अर्धकुंवारी पहुंचकर हम घोड़े की सवारी छोड़ देंगे और फिर पैदल आगे का रास्ता तय करेंगे। तो सामने अर्धकुंवारी आ चुकी है और यहीं पे हमें अब घोड़ों को छोड़ना पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ भोजनालय, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है और ये दो मार्ग हैं, एक हिमकोटी मार्ग है और दूसरा हाथीमत्था मार्ग। हाथीमत्था मार्ग 6.5 किलोमीटर लंबा है और हिमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर। तो हमने घोड़े छोड़ दिए हैं और अब हम आगे पद यात्रा करते हुए भवन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति
पैदल जाने में असक्षम है तो घोड़े के माध्यम से या फिर पालकी के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर प्रैम लगाई गई हैं, उनके द्वारा चढ़ाई की जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑटो की व्यवस्था भी है, जिसके माध्यम से भवन तक की जो यात्रा है वो पूरी की जा सकती है। सामने आप देख सकते हैं विहंगम दृश्य जम्मू शहर का। और ये सामने आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो, जिनको यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है और फिर इनके माध्यम से भी लोग अपनी चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मार्ग बिल्कुल साफ़ सुथरा, सामने बहुत ही सुंदर दृश्य है पहाड़ों का और पहाड़ों के बीच बसे हुए जम्मू शहर का। सुरक्षा की बहुत ही पुख्ता व्यवस्था मार्ग में हमें जगह जगह मिली और हमारे साथी सतीश जी आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। 6 बटालियन CRPF जो कि लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगी हुई, और अब हम धीरे धीरे माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने पहाड़ और पहाड़ पे लगे हुए देवदार के वृक्ष, नीचे कटरा शहर, जगह जगह इमरजेंसी नंबर लगे हुए हैं। सामने अर्धकुंवारी का नंबर लिखा है, कटरा का लिखा है। यदि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा हो तो वो इन नंबरों पर बात करके अपनी समस्या का समाधान करा सकती है। धीरे धीरे हम अब माता के दरबार के करीब पहुंच रहे हैं। साथीगण बहुत ही जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, ये पहाड़ के नीचे का नज़ारा, देवदार के वृक्ष आप देख सकते हैं सामने। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि सफाई कर्मी आप देखिए नीचे पहाड़ पर भी लगातार सफाई करने में लगे हुए हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई कूड़ा कचरा कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे हैं और साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो चलते हैं साथियों हम आगे की तरफ। नीचे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसको भी कैद करना चाहिए। छोटे छोटे पक्षी हम अब आ चुके हैं भवन के और करीब, और उससे पहले हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे।
साथीगण पानी और चाय पीना चाहते हैं तो वो यहाँ रुक गए हैं। इस स्थान पर काफ़ी लंगूर रहते हैं, तो उसकी वजह से इसको पूरा लोहे की जालियों से कवर कर दिया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशान न करे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी चीज़ों की देखभाल रखनी चाहिए, नहीं तो ये वानर महाराज आपके सामान को लेकर के ऊपर छत पे बैठ जाएंगे और ज़्यादातर बार लोगों के चश्मे ये ले जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप कभी आएँ यहाँ पर तो लंगूरों से और वानर महाराज से थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब वो मस्ती करने के मूड में आते हैं तो आपके चश्मे, आपका मोबाइल या कोई और छोटा मोटा सामान जो आपने ले रखा है उसे ले करके ऊपर छत पे चढ़ जाते हैं और फिर जब आप उन्हें कुछ खाने पीने का सामान देंगे तो वो उसे वापस फेंक देते हैं। सामने पर्वत का सुंदर दृश्य। दोस्तों, अब हम करीब करीब माता रानी के दरबार के पास आ चुके हैं और बस कुछ ही देर में हम दरबार में पहुंचने वाले हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। हमारे बड़े भाई एडवोकेट सतीश छोकर जी, पत्थर चाट रहा है, ये नमक की कमी हो रही है। पहाड़ी पर ये छोटा हिरन का बच्चा और ये दीवार को चाट रहा है। शायद यहाँ से इसको कुछ कैल्शियम की पूर्ति करनी है। इधर एक और हिरन बैठा हुआ है। धीरे धीरे हमारा काफिला माता रानी की दरबार की तरफ बढ़ते हुए सही बात है। ये पालकी के माध्यम से भी लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। और हम माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम एक बार पुनः अपने रिजर्वेशन को चेक कराएंगे और फिर माता रानी के भवन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे टोकन चेक हो चुके हैं और अब हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं।
सफाई कर्मचारी लगातार साफ़ सफाई करते हुए मार्ग बिल्कुल साफ और स्वच्छ, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं। जो माता रानी का दरबार पास आ रहा है, साथियों की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और साथियों, अब हम माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम प्रसाद लेंगे और लॉकर रूम में अपना सामान जमा करके माता रानी के दर्शन करेंगे। सामने माता रानी का भवन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा माता रानी का दरबार। सामने लॉकर रूम है जहाँ पे हम अब अपना सामान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे आप अपना फ़ोन, पर्स, चमड़े की बेल्ट कुछ भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ प्रसाद आपके साथ जाएगा। और अब हम लॉकर रूम में अपना सामान रखेंगे और फिर उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे। इसको देख रहा है। माता रानी का दरबार सामने आप देख सकते हैं, जहाँ से हम अभी दर्शन करके लौटे हैं। और अब हम ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि माता रानी के दरबार में हमें कैमरा और फ़ोन वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो अब आप बाहर से ही इसका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत भवन। क्या बना ले? अब हम आगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। और भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम जो तार के माध्यम से चलने वाली बोगी होती है उसका प्रयोग करेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक बोगी में आ चुके हैं और यहाँ से अब हम भैरव बाबा की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। हाँ भाई, 12 नहीं 12 के बाद ही हुआ। जय श्री बनाई वीडियो ना आई। आज कैसे आ जाएंगे भाई फोटो आना चाहिए। ये हमारी इलेक्ट्रिक बोगी माता के भवन से भैरव बाबा के भवन की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे साथ ये हमारे साथी गवेंद्र जी। धीरे धीरे बोगी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, बहुत ही सुंदर दृश्य है।
वो एक ही बार करते हैं। हमारे तीनों साथी मुझे लगता है ये आशा रहती है बड़ी खास। कवेंद्र, गजेंद्र और सतीश छोकर इसमें का क्या होगा अगर पैसेंजर अगर ये केयर दे ऐसे दिस नो पहले दिस नो तो पैसेंजर ऐसे ब्रेक लगा सकते हैं। कैसे लगा देगा? नहीं जाया नहीं है। अच्छा बोला नहीं है। अब पैदल रास्ते से पूरा सीढ़ी वाला सामने पर्वत पर बर्फ और उसके साथ साथ लगे हुए अनेक देवदार के वृक्ष। हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के पास और अब हम यहाँ भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। सामने भैरव बाबा का मंदिर और ये वो स्थान जहाँ पर श्रद्धालु आकर फ़ोटो खिंचाते हैं और विश्राम करते हैं। लाइट चला रहे थे उधर भी थोड़ा काम ओ पप्पा एकरा मांगला ये तो लोकेशन भेज दो। बराबर तो बहुत जाएगा आलू 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 नहीं होते हैं ट्रैकिंग करते हैं उसके ऊपर तो ये फीट में जितना कहना है मीटर में ये 5000 फीट 6000 फीट है और ये 6000 मीटर है तो 3 times higher than this. लद्दाख ना ऐसे लेना वीडियो मंदिर का लिया वीडियो नहीं लिया ऑडियो लिया वो लिया फोटो लिया वीडियो ले फोटो नहीं लेना
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं। सामने माँ वैष्णो देवी का भवन। नीचे उतर के फिर हम वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो कि हमें रात की ट्रेन पकड़ करके वापस दिल्ली रवाना होना है। अभी ऐसे घुमा हम लोग लड़ लो पहले माँ बेटे। हाँ मैं तो आराम से आई हूँ। क्या जल्दी देख, जल्दी देख, दर्शन कर ले। केबल मत देख, वो लाल कलर का मंदिर है वो देख। ओके चलो, ओके बाय। जय माता दी, जय माता। करते हैं अभी बाहर। और अब हम भवन से नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पुराने वाले रास्ते से गए थे और अब हम नए वाले रास्ते से उतर रहे हैं। आगे चल के हम लंगर प्रसाद जो है वो लेंगे। तो ये रास्ता पुराने वाले रास्ते से तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उतरते वक्त यदि इस मार्ग का हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो नहीं चलते हैं। भीड़ भी यहाँ पे कम होती है, तो उतरते वक्त इसका प्रयोग किया जाए फ्री तो वाला बेहतर है। लेकिन यहाँ तो झाड़ू बाकी लगा आप हुआ है, पुराने वाले मार्ग से भी उतर सकते हैं। ये काम चल रहा तो है हम आ इसलिए। चुके हैं लंगर भवन में। सामने शानदार लंगर भवन है और देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का प्रसाद हमें खाने को मिलेगा। चल रहा है तो बस। अरे मजा। यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने की भी जगह है, तो श्रद्धालु यहाँ पे फ़ोटो भी खींचते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। लंगर भवन में हम पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। सामने फव्वारे जो लगे हुए हैं ये कोरोना काल के बाद बंद कर दिए गए थे। हस्त प्रक्षालन के बाद अब हम प्रसाद जय माता दी ले रहे हैं और प्रसाद में चने की दाल, चावल और सूजी का
हलवा जो कि देसी घी में बना हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे साथी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ बना हुआ है। प्रसाद खाने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचेंगे क्योंकि ये एक रमणीय स्थल है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पहाड़ी और उसके बीच में बने हुए छोटे छोटे मकान। नीचे यहाँ पर अलग अलग स्थान बने हुए हैं जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण स्थल। कोई भीड़ भाड़ नहीं। नीचे कटरा शहर आप देख सकते हैं। सामने रेलवे स्टेशन जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है। और अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ आ रहा है बेहतरीन तो हाय हाय। मार्ग में जगह जगह इस प्रकार श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करने के लिए ढोल वाले खड़े रहते हैं। हेल्पलाइन नंबर सब जगह ही लिखे हुए और हैं। जिन पर मतलब कोई श्रद्धालु अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाते, जैसे अभी हमारे साथीगण इस ढोल तरफ वाला की थाप ज़्यादा साफ पर सुथरा है। थिरकने लगे। और अब हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं जहाँ से हमारी यात्रा समाप्त होगी। ये सामने आप आर्मी का ट्रक देख सकते हैं। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। और वो मुफ्ती थी उस सामने समय। आप देख सकते हैं ये नया जो रास्ता बना है, इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसको ताराकोट मार्ग बोला जाता है। और इस प्रकार अब हमने अपनी
ऐसा कि यात्रा कश्मीर वाली साइड पर उधर अभी हो नहीं रही है सर इतनी, पूरी कर ली अभी है सिस्टम क्लियर नहीं ना हुआ। और अब हम यहाँ 370 से तो टूट गया पर अभी पुनः इधर का हालात ठीक नहीं है। ऑटो लड़ाई लेकर चल रही के है अभी, टेररिस्ट होटल की तरफ कोई जाएंगे। दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मरते ना हो। हाँ उधर 1-2 बंदा चल रहा है 2-3 दिन। कितना है कश्मीर यहाँ से? सर यहाँ से कोई 280 किलोमीटर है कटरा से, बट ये सेफ एरिया है। जो जम्मू है ना, ये कटरा बिल्कुल लग गया है। जम्मू पहले भी सेफ था। हाँ जम्मू के साथ लगता है बॉर्डर, जम्मू के साथ लगता है। जम्मू से आगे यहाँ से तो 60-70 किलोमीटर के बाद बॉर्डर है कश्मीर का। हाँ पाकिस्तान का। हाँ यहाँ से लगता है, बल्कि श्रीनगर से आगे तो उधर से ज़्यादा दूर है, लेकिन इधर इतने पंगे नहीं होते हैं जितने वहाँ होते हैं, क्योंकि इधर लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो घुसने नहीं देते हैं। वहाँ पे वो लोग मिल जाते हैं तो तभी उस चक्कर में। हाँ बाकी 370 टूटने के बाद सर बड़े प्रोजेक्टों पे बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। देखो ये जो काम लगे हुए हैं ना, दिन रात चल रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। छोटे काम अभी चल नहीं रहे। लोगों को रोजगार बढ़ा है यहाँ पे उससे। रोजगार सर अभी तो फिलहाल कंपनियाँ ही काम कर रही हैं बाहर के, बट अभी तक तो हुआ नहीं कुछ ऐसा, लेकिन होगा अभी आगे जब बनेगा तो। जैसे कंपनियां काम कर रही कोरोना हो गया बाहर ना के नहीं लगाते हैं सर, इधर के लगाते नहीं है लोगों को काम में। बाहर की कंपनियाँ लगी हैं, बड़ी बड़ी अफगान कंपनी हो गई, ऐसे दूसरी ये गाड़ियाँ जा रही हैं ऐसे। बाहर के बंदों को लगाया, इधर को काम अभी मिला नहीं है, पर मिलेगा आगे जैसे काम चल रहा है अभी। कोरोना में काम हुआ भी नहीं है ना, कोरोना में नहीं हुआ सर, 2 साल से तो बिल्कुल बंद था काम। अभी ये देखो ये रास्ते बन रहे हैं, जो ये सभी काम अभी हो रहे हैं। ये पहले होने चाहिए थे, जो 10 साल पहले, वो आज हो रहे हैं। बिल्कुल अभी पैसा खा नहीं ना रहा है कोई सर। पहले वो खा लेते थे, लगाते नहीं थे पैसा। हाँ अभी सीधा गवर्नर काम करवा रहा है, तो अभी डायरेक्टर ग्राउंड पे पैसा लग रहा है। जो दलाल थे, दलालों का काम खत्म हो गया है आज अब की डेट में। कंपनियां ठीक है, टेंशन लोगों को मिल रही है, मजदूर जो है सबका, वो लोगों को काम तो मिल रहा होगा। सर देखो मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे को कोई नफरत नहीं है सरकार से या कोई ऐसी बात नहीं है। काम तो अभी रोज़गार खोलो, मैं सच्ची बात बताऊं तो अभी नहीं है, अभी नहीं है अभी, क्योंकि मैं 5 साल पहले 6 साल से ऑटो चला रहा हूं। हम जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा 370 से कि कुछ नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। हाँ करप्शन से हुआ जी है कि जो धांधली होती थी ना, चोर बाजारी थोड़ी ख़त्म हो गई है। और उस चीज़ में वैसे ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्होंने ऐसे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रास्ते अच्छे हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे ही काम चल रहे हैं। ये क्या बन रहा है? ये रेलवे ब्रिज है जो इधर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है। सबसे हाइट है जिसकी, हाइट हाँ इससे आगे जाके है वो, यहाँ से कोई 70 किलोमीटर आगे है सर। वो एक चिनाब रिवर है ना जो शिवकोटी जाते हैं, हाँ वो आता है पुल, बट वो उस रास्ते से दिखता नहीं है वो पुल। वो यहाँ से अभी वो जो ये पहाड़ियाँ टॉप की तरफ जाएंगे ना तब पड़ता है ना। नहीं सर, वो इधर से नहीं दिखता है। नत्था टॉप तो वो अलग पड़ गया ना, वो तो थोड़ी साइड से ये यही रास्ता जो जा रहा है ना इधर, जहाँ से अभी हम आए हैं, ये रास्ता जा रहा है छिपकोड़ी को। आगे से रियासी जो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जिला, जो वहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं। वो एक रास्ता ऊपर की तरफ जो ये माता की पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे ही बन रहा है वो पुल बन रहा है, वो इन पहाड़ियों के पीछे है वो। यहाँ से कोई 65 किलोमीटर है। बाकी हमें तो ये पुल सर 2-3 बार बनता कैंसिल हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था 2001 में, इसकी नींव रखी थी, तो ये बनते कंपनियों ने भी फेल कर दिया कि ये नहीं बन सकता है क्योंकि बड़ा हाइट पे था। लेकिन 2014 के बाद इसको दोबारा परमिशन मिली, तो ये दिन रात काम चल रहा है। अभी 1-2 साल में ये कंप्लीट हो जाना है। फिलहाल बन ही गया है, सिर्फ ट्रैक बिछाना है ना उसके ऊपर, बाकी तो कवर कर दिया। बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी पहले, अभी बनाने की इच्छा शक्ति है। मोदी जी ने इनको बोला कि भाई अगर लगे थे तो बन भी सकता है। 380 मीटर ऊंचा है चिनाब रिवर से। वो बोलते हैं कोई आईफिल टावर क्या है जो सबसे बड़ा है, बोलते हैं उससे 20 मीटर की 30 मीटर ऊंचा है। सर आपने चौक पे उतरना ना, थोड़ा जाम होता है, मैं इधर से ऊपर निकल जाऊँगा। तो हमें तो खुशी ये है सर कि पहले माता रानी का नाम वैसे भी वर्ल्ड में आता ही था, बट अब वो पुल बन रहा है ना जो, उससे भी थोड़ा और नाम आ जाएगा कि इधर के ज़िले में बन रहा है। हाँ चलो जब बनेगा तो उसके बाद आएंगे, पर अभी तक होगा सर। कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे आप बोल रहे हो ना ज़मीनें खरीद रहे हैं, ज़मीनें तो इधर काफ़ी खाली पड़ी हैं ऐसे भी, लेकिन इधर लोग कम ले रहे हैं। लोगों की क्या है यहाँ सर रेट तो बड़ा हाई है जी, समझ लो आप। कोई सिटी के अंदर तो जैसे एक दुकान हो गई 10 बाई 10, 12 बाई 12 की,
तो इधर सिटी के अंदर तो 20 लाख के करीब है, लेकिन जैसे ये साइड पे एरिया हो गए तो इधर 2-3 लाख रुपए में भी मिल जाती है, जो 2-4 किलोमीटर सिटी से बाहर है। अभी इतना भाव है नहीं है। कश्मीर वाली साइड लोग ज़्यादा रुख कर रहे हैं कि उधर लें ज़मीनें, इधर तो सिर्फ यही बन रहे हैं, पुल हो गए, कोई ग्राउंड है, स्टेडियम वगैरह ऐसी स्पोर्ट्स की चीज़ें जैसे बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखो ना, साफ सफाई एक कितनी बढ़ गई है, साफ सफाई अच्छी है। दूसरा सुरक्षा जो है वो कितनी टाइट हो गई है इस समय। अभी ये श्राइन बोर्ड है ना, ये भी सेंटर के अंडर हो जाना है। इसके पीछे भी लगे हैं, हाथों के लगे हैं, क्योंकि इन्होंने सर बहुत जम्मू कश्मीर के जितने भी धांधली किया सर, इन्होंने गवर्नमेंट को कर्जे में डुबो के रखा हुआ है। इतना पैसा देते हैं ये, तो अभी गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई है इन पे कि आप इन पे भी कब्जा हो जाना। अब ये सेंटर के अंडर हो जाएगा। अभी तो प्राइवेट ही था, लेकिन अभी रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, रोज़ गवर्नर आ रहे हैं, रोज़ बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। तो नहीं तो सरकार के अंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर। हम तो बोलते हैं हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो तब भी कोई हमें तो प्रॉब्लम की ही नहीं इन्होंने सर। हमारा तो चलो रोज़गार चल ही रहा है हमारा। अब ये नया रास्ता खोला इन्होंने, तो इससे देखो ये नया रास्ता खोला इन्होंने पूरी पहाड़ी कवर कर ली। इधर किसी को एक दुकान बनाने की इजाज़त नहीं है। ये जो नया वाला, हाँ ये सामने दिख रहा है जहाँ से अभी आप आए हो, कारण यही श्राइन बोर्ड जहाँ ये कब्जा कर लेती है, वहाँ ये अपनी परमिशन के बगैर किसी को कुछ नहीं करने देती है। तो उसको पैसे दो तो दुकान, हाँ वो गंदगी भी तो करती है ना भाई, जितनी दुकानें होंगी उतनी गंदगी होगी। ये बिल्कुल साफ रास्ता है एकदम। सर देखो इंसान होगा तो गंदगी होगी, लेकिन सफाई भी तो इन्होंने करवानी है। हर शहर में तो लोग रहते हैं, गंदगी तो हर जगह होती है, लेकिन सफाई कराना भी इनका काम है। अब ये इतनी पब्लिक को संभाल रहे हैं तो लोगों की दुकानों से कितनी गंदगी होगी, लेकिन रोजगार नहीं देते हैं ना ये लोगों को। इनको मैं तो बोलता हूँ एंटर होना चाहिए एक सेंटर की। इन्होंने अपने रेट बनाए हुए हैं। अपनी गाड़ी का ये 5 किलोमीटर का एक सवारी से 400 रुपये लेते हैं। हमें 50 रुपये रेट दिया है, वो भी कभी ऑटो भगा देते हैं, कभी नीचे भगा देते हैं, कभी ऊपर भगा देते हैं। कोई जिस दिन कोई इनका सीईओ आ जाए तो हमें नीचे रोड पे भेज देते हैं, बोलते हैं इधर नहीं खड़े होना। अच्छा, ये भी परेशानी सर ये मैं तो बोलता हूँ ये है ठीक है, वैसे फैसिलिटी देती हैं, ऐसी बात नहीं है कि यात्री को कोई परेशानी आती हो। इनके बगैर फैसिलिटी मिल भी नहीं सकती है। लोकल कोई नहीं चला सकता इतना बड़ा ये स्थान को, या इतनी फैसिलिटी दे नहीं सकते हैं। बट इन्होंने देखो ना अपने हर एक चीज़ में रेट इनके कितने हाई हैं, तो लोकल लोगों को भी रोज़गार देना चाहिए ना। इन्होंने इधर स्टेडियम बनाया है, उधर किसी को घुसने नहीं देते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। यहाँ से हम अपना सामान लेंगे और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से अब हम पकड़ेंगे अपनी ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस और फिर हम वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने की अपने इस क्रम में अपनी तरीके से जो भी प्रयास हो सकता था हमने किया है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। कैसे नींद आई? ऐसी ना आई जैसे दोस्तों कुछ ही क्षणों में हम पहुंचने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उम्मीद करते हैं कि माँ वैष्णो देवी की हमारी यात्रा में आपने जो साथ दिया उससे आपको आनंद आया होगा और आपने इस यात्रा से जो हमें पुण्य मिला है उसमें से कुछ पुण्य आपने भी कमाया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें हम किसी इसी तरह के तीर्थ स्थान का दर्शन आपको कराएंगे।